नमस्कार दोस्तों। ईरान की सड़कों पर औरतें प्रोटेस्ट करने लग रही हैं और ये प्रोटेस्ट दिन ब दिन एक भयानक रूप में तब्दील होता जा रहा है। बहुत सारी औरतें इकट्ठा होकर बुरखे को जला रही हैं और इस तरह प्रोटेस्ट में शामिल हो रही हैं। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर पुलिस द्वारा फायरिंग की जाती है और बताया जाता है कि अब तक लगभग 55 लोगों की मौत हो चुकी है। जगह जगह इंटरनेट सर्विस को पूरी तरह से बंद कर दी गई है और भारी संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर जेल में डाला जा रहा है। क्या आप जानते हैं इन सारी चीज़ों की शुरुआत सिर्फ एक घटना से हुई जिसकी वजह से ईरान की गवर्नमेंट पूरी तरह से हिल चुकी है। एक्चुअली बात है 13 सितंबर 2022 की, जब मासा अमीनी अपने परिवार के साथ कुर्दिस्तान से ईरान की राजधानी तेहरान में अपने रिलेटिव्स के घर जा रही थी। तभी शहीद हाईवे एक्सप्रेसवे पर पुलिस के द्वारा उनको रोका जाता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पुलिस ईरान की कोई नॉर्मल पुलिस नहीं होती है, बल्कि ये पुलिस मोरालिटी पुलिस थी। पहले आपको बताना चाहूँगा इस मोरालिटी पुलिस के बारे में, फिर बात करेंगे मासा की कहानी को लेकर। एक्चुअली ईरान में एक स्पेशल फोर्स बनाई गई है जिसका काम होता है सिर्फ ये देखना कि औरतें ढंग से कपड़े पहन रखी हुई हैं या नहीं पहनी हैं। और अगर मोरालिटी पुलिस को लगता है कि ये औरत ढंग से कपड़े नहीं पहन रखी हैं तो मोरालिटी पुलिस का काम है ड्रेस कोड को इन्फोर्स करना। ईरान में औरतों के लिए स्ट्रिक्टली अलग से ड्रेस कोड बनाई गई है जिनमें उनको हेड स्कार्फ पहनना ज़रूरी होता है। वो भी लूज़ नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से टाइट होना चाहिए जिससे कि उनके सर का एक भी बाल दिखाई ना दे। कोई भी औरत घूम रही है और उसने ढंग से कपड़े नहीं पहन रखी है तो मोरालिटी पुलिस तैनात की गई है ड्रेस कोड को इन्फोर्स करने के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान के अंदर इन पुलिस वालों का काम ही सिर्फ यही होता है कि औरतें ढंग से कपड़े पहन रखी हैं या नहीं पहन रखी हैं। अब बात करते हैं मासा अमीनी की कहानी को लेकर। जब मासा अमीनी और उसके परिवार को मोरालिटी पुलिस रास्ते में रोकती है तो उस वक्त अनफॉर्चुनेटली मासा ने ढंग से हिजाब नहीं पहन रखी थी, जिसकी वजह से मोरालिटी पुलिस मासा को अरेस्ट करके पुलिस वैन में बैठाने की कोशिश करती है। उनके फैमिली के अकॉर्डिंग पुलिस मासा को ज़बरदस्ती बाल पकड़कर पुलिस वैन में बैठाती है। मासा के भाई कियारेस जो मासा अमीनी के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनके अकॉर्डिंग पुलिस उनके बहन को मोरल सिक्योरिटी एजेंसी मतलब डिटेंशन सेंटर ये कहकर ले जाती है कि मासा को 1 घंटे ट्रेनिंग के बाद छोड़ दिया जाएगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमीनी का भाई पुलिस स्टेशन पर 2 घंटे बैठकर इंतज़ार करता है अपने बहन के रिलीज होने का, और उस वक्त उसको पुलिस स्टेशन के अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ ही देर बाद मासा के भाई को पुलिस के द्वारा बताया जाता है कि मासा को हार्ट अटैक आने की वजह से उसको एम्बुलेंस से कसारा हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। पुलिस ने मासा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है और उनके भाई को बताती है कि मासा को कोमा में डाल दिया गया है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मासा सिर्फ 22 साल की एक हेल्दी औरत थी और इसके साथ उनके परिवार वालों का कहना है कि अमीनी बिल्कुल पूरी तरह से फिट थी। दोस्तों, 22 साल की उम्र में हार्ट अटैक आना ये भी अपने आप में एक सवाल पैदा करता है। इसके 2 दिन बाद यानी 15 सितंबर को तेहरान की पुलिस एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर बताती है कि मासा को हार्ट अटैक आ गया था, जिसकी वजह से मासा को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। हॉस्पिटल के अंदर मासा कोमा में एडमिट रहती है और उसके अगले दिन यानी कि 16 सितंबर को अनफॉर्चुनेटली मासा की मौत हो जाती है। एक ऐसी घटना थी जो पूरे ईरान को हिलाकर रख देती है, क्योंकि आई विटनेस रही मासा से पहले डिटेन की गई 2 और औरतें जो पहले से पुलिस वैन में मौजूद थीं। उन दोनों औरतों का कहना है कि मासा को पुलिस द्वारा पुलिस वैन में टॉर्चर और जलील किया गया। मासा पुलिस स्टेशन पर उतरते वक्त बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। वहीं मासा के फादर अमजद अमीनी ने BBC पर्सियन को दिए अपने इंटरव्यू में कहते हुए नजर आते हैं कि ईरानियन अथॉरिटी झूठ बोल रही है कि मासा की मौत हार्ट अटैक से हुई है। उनका कहना है कि ईरानियन अथॉरिटी ने मुझे अपनी बेटी से मिलने के लिए क्लिनिक के अंदर नहीं जाने दिया और मैंने फ्यूनरल के टाइम अपनी बेटी की लाश को देखा जो पूरी तरह से रैप किया हुआ था। सिर्फ उसका फेस और पैर ही दिखाई दे रहा था जहाँ पर चोट के काफ़ी निशान थे। लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ हैकर का अहम रोल उस वक्त सामने आया जो पूरी तरह इस केस को बदल दिया। एक्चुअली ये ग्रुप जिसका नाम है हैक्टिविस्ट ग्रुप, जो इस केस में एक्टिविस्ट का काम करते हुए दर्जनों मेडिकल डॉक्यूमेंट्स लीक करके ईरान इंटरनेशनल एजेंसी को शेयर करती है, जिसमें दिखता है उनके स्कूल का CT स्कैन, बोन फ्रैक्चर और ब्रेन ओइडिमा। 17 सितंबर को हॉस्पिटल से एक सोर्स ईरान मीडिया को बताता है अगर मासा के मेडिकल रिपोर्ट की माने तो मासा अमीनी के सर पर कोई हैवी चीज़ से मारा गया है, जिसकी वजह से मासा के सर की हड्डियों में फ्रैक्चर आ गया था, जिससे वो कोमा में चली गई
और वो उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सके। जब ये सीटी स्कैन की कॉपी मीडिया में फैलती है और सोशल मीडिया के जरिए वायरल होती है तो पब्लिक में एक अलग तरह की नाराज़गी दिखाई देती है। सरकार के सपोर्टर जहां इस बात को कहते नज़र आती है कि सीटी स्कैन दिखाता है कि बचपन में इनका कभी ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था, वहीं क्रिटिक का कहना है कि मासा की सीटी स्कैन रिपोर्ट से लगता है कि इनको मारा गया है, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है। तभी ईरान के एक मशहूर डॉक्टर की एंट्री होती है जिनका नाम है डॉक्टर हुसैन करमपोर, जो कि एक टॉप के डॉक्टर हैं ईरान के एक सदन के प्रोविंस के। डॉक्टर हुसैन करमपोर ईरानियन मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहम्मद रईसजादा को लेटर लिखकर पूछते हैं कि इस केस को सही तरीके से जांच कराई जाए और जो सच है वो पब्लिक के सामने बताना होगा। आप जनता के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाएं। साथ उन्होंने पब्लिक में वायरल हो रही पिक्चर को शेयर करते हुए अपने लेटर में पूछते हैं कि जिस तरह से पिक्चर में चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं वो अथॉरिटीज़ के बयान से बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। जहां अथॉरिटीज़ कहती नज़र आती है कि मासा की मौत हार्ट अटैक से हुई है, ये बिल्कुल भी मैच नहीं करती। गवर्नमेंट की तरफ से एक सीसीटीवी फुटेज ईरान की सरकारी मीडिया चैनल पर चलाया जाता है जिसमें एक औरत पुलिस स्टेशन में ज़मीन पर गिरते हुए दिखाई देती है। अथॉरिटी दावा करती है कि इस वीडियो में गिरने वाली औरत मासा अमीनी है, जो हार्ट अटैक आने से ज़मीन पर गिर गई है। लेकिन मासा अमीनी के फादर ने इस वीडियो को गलत ठहराते हुए मांग करते हैं। पुलिस स्टेशन के कोर्टयार्ड में और भी बहुत सारे कैमरा हैं, इवन पुलिस वैन में भी सीसीटीवी कैमरा था। क्या पुलिस हमें उस वीडियो को दिखा सकती है? पर पुलिस के द्वारा कोई भी रिएक्शन नहीं आता देख वहाँ के लोगों का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, जो एक भयानक प्रोटेस्ट का रूप लेते हुए और ईरान के हर छोटे से बड़े शहर में मासा अमीनी के लिए लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और इंसाफ की मांग करते हैं। इसी बीच 18 सितंबर को ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी मासा अमीनी की फैमिली को फ़ोन पर बात करते हुए कहते हैं कि मासा अमीनी और ईरान की सभी बच्चियां मेरी अपनी बच्चों के जैसे हैं और मुझे लगता है मैंने अपने प्यारों में से एक को खो दिया है। इसके साथ उन्होंने मासा अमीनी की फैमिली को दिलासा दिलाते हुए कहते हैं कि आप परेशान ना हों, इस केस में जो भी सच्चाई है उसको हम ज़रूर सामने लेकर आएंगे और ये ईरान के लिए एक स्पेशल केस है। इस वक्त तक ये इशू इंटरनेशनली फैल चुका होता है। मौजूदा टाइम में यूनाइटेड नेशन की चीफ नादा अल नासिफ कहती हैं मासा अमीनी के इस केस को इंडिपेंडेंट कॉम्पेटेंट अथॉरिटी के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए और मासा अमीनी की फैमिली को इंश्योर करना होगा कि इस केस में इंसाफ ज़रूर किया जाएगा। साथ ही नादा अल नासिफ हिजाब ला के खिलाफ कहती हैं कि ईरान में अथॉरिटी को ऐसी औरतों को टारगेट करना बंद कर देना चाहिए जो हिजाब नहीं करना चाहती। अमेरिका की तरफ से भी स्टेटमेंट देखने को मिलती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एनजीओ है, वो भी इन्वेस्टिगेशन का डिमांड करता है इस केस में। प्रोटेस्ट की शुरुआत तो उसी वक्त से स्टार्ट हो गई थी जब मासा अमीनी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया पर यह खबर फैली वैसे वैसे ये प्रोटेस्ट भी बढ़ता गया। ईरान की कुछ औरतों का कहना है कि इस तरह से हमने भी कई दफ़ा प्रताड़ना सही है जब हमको मोरालिटी पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया, जहां हमें मारने पीटने के साथ साथ जलील भी किया गया था, पर तब हम अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाए। लेकिन अगर आज हम मासा अमीनी के डेथ पर अपनी खामोशी इसी तरह बनाए रहेंगे तो शायद हम कभी इस हिजाब के रूल से फ्री नहीं हो सकेंगे। इसलिए हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। कई ऐसी वीडियो और फोटोज़ भी सोशल मीडिया पर सामने आई हुई हैं जहाँ पे औरतें पब्लिकली अपने बालों को काट कर प्रोटेस्ट में अपनी गुस्सा को जाहिर कर रही हैं। दोस्तों, अब यहाँ ईरान की हिस्ट्री में जाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ईरान के अंदर हमेशा से हिजाब का प्रचलन नहीं था। हिजाब का प्रचलन कब और कैसे आया, इस बात को जानना ज़रूरी है। एक्चुअली 1979 से पहले ईरान के अंदर ऐसा नहीं होता था, पर 1979 में इस्लामिक रिबेलियन देखने को मिलता है। बात की जाए तो 1979 से पहले यानी कि 16 सितंबर 1941 से लेकर 11 फरवरी 1979 तक ईरान पर मोहम्मद रज़ा पहलवी की हुकूमत होती थी, जिन्हें मोहम्मद रज़ा शाह भी कहा जाता है। मोहम्मद रज़ा शाह ने अपनी पढ़ाई स्विट्ज़रलैंड से करी थी, जिसकी वजह से वो एक मॉडर्न और सेक्युलर इंसान के रूप में जाने जाते थे। शाह ने ईरान की आज़ादी में बहुत सारे योगदान दिए, जैसे पॉलीगैमी को बंद करना, मिनिमम मैरिज एज को 18 ईयर्स करना। इनके वक्त में ईरान के अंदर बहुत सारे नए इंडस्ट्री लगाए गए, जिससे कि वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी थी। लेकिन ये सब बदल गया ईरान में साल 1979 में। इस रिवॉल्यूशन के बाद मार्च 1979 में एक नया कानून पास किया गया। इस कानून में कहा गया कि औरतों को पब्लिक प्लेस में जाने के लिए अपने सर को ढकने होंगे। उस वक्त भी बहुत सारी औरतों ने प्रोटेस्ट करने लग गई थीं।
लेकिन इस्लामिक रिवॉल्यूशन के 2 साल बाद ईरानियन औरतों के ऊपर एक और बड़ा जुल्म देखने को मिलता है। 1981 में ईरान के अंदर हिजाब को औरतों के लिए कंपलसरी कर दिया जाता है और इसके अलावा इसके पहले बनाए गए कानून जैसे कि पॉलीगैमी को बैन करना और शादी के लिए 18 साल की एज को लीगल करना, इन्हें भी एबॉलिश कर दिया गया। इस नियम को पारित करने के बाद ईरान में जगह जगह प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया था। बहुत सारी औरतें इस कानून के खिलाफ कैंपेन करना शुरू कर देती हैं और बाद में ईरानियन गवर्नमेंट के दबाव के कारण उन्हें देश छोड़ना पड़ता है। हाल ही में जो अभी ईरान के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी, उन्होंने 5 जुलाई को एक कानून पास करते हैं और उनके मुताबिक ये जो ईरान का हिजाब पॉलिसी है इसमें रेस्ट्रिक्शन लाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत सारी औरतें हैं जो पब्लिक प्लेस पर सही तरीके से हिजाब नहीं कर रही हैं। इन्हीं को देखते हुए इब्राहिम रईसी ने मोरालिटी पुलिस की टीम बनाई जो पब्लिक प्लेस में औरतों की निगरानी करेगी। अगर कोई औरत सही से हिजाब नहीं करेगी तो मोरालिटी पुलिस उस औरत को डिटेंशन सेंटर में ले जाए और उसको हिजाब के लिए 1 घंटे की ट्रेनिंग देकर छोड़ दे। पर ऐसा नहीं कि इसके बाद ईरान के अंदर हिजाब को लेकर कभी प्रोटेस्ट नहीं हुआ। इस्लामिक रिवॉल्यूशन पास होने से लेकर मतलब साल 1979 से लेकर मौजूदा वक्त 2022 में बहुत बार हिजाब को लेकर ईरान की औरतों ने प्रोटेस्ट करी हैं। बात है साल 2014 की, जब एक ईरानियन एक्टिविस्ट मासीह अली नेजाद ने फेसबुक पर एक पेज लॉन्च किया जहां ईरान की बहुत सारी औरतों ने बिना हिजाब के अपनी बहुत सारी तस्वीरें पोस्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। ये एक ऑनलाइन प्रोटेस्ट कैंपेन चला था माई स्टेल दी वुमेन करके। इसी से प्रेरित होकर और बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए जैसे कि वाइट वेडनेसडे और गर्ल्स ऑफ रिवॉल्यूशन स्ट्रीट करके। बात की जाए तो सिर्फ मासा की घटना से इतना बड़ा इश्यू नहीं हुआ, बल्कि ये एक ऐसा मौके पर घटना घटती रहती है जहां बरसों से लोग हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। बस मासा की इस मौत से ईरान की औरतों ने अपना आपा खो देती हैं और प्रोटेस्ट करने लग जाती हैं। इन प्रोटेस्ट में देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को पुलिस अरेस्ट भी कर लेती है और कईयों की जान चली जाती है, पर यह प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हिजाब के इस प्रोटेस्ट को देखकर आपको एक और प्रोटेस्ट की याद आती होगी जो अभी हाल फिलहाल में इंडिया के अंदर होती है, जहां इंडिया के अंदर बहुत सारी औरतें हिजाब करना चाहती हैं। कर्नाटका स्कूल में बैन लगाया गया था कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब नहीं कर सकती एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। कर्नाटका गवर्नमेंट ने इस केस को अपहोल्ड किया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग हुई, जहां कई दफ़ा इसकी हियरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसका रिज़ल्ट रिज़र्व कर रखी है। अब आपको ये दोनों केस देखकर लग रहा होगा कि ये दोनों केस एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, जहां इंडिया में लड़कियां राइट टू चॉइस की बात कर रही हैं और दूसरी तरफ ईरान में लड़कियां हिजाब के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए दोस्तों तो इन दोनों केस को लगभग ये दोनों केस सेम ही हैं। दुनिया के अलग अलग स्टेट के अलग अलग लोगों पर पॉलिटिशियंस अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं। पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि उनके मुताबिक लोग पहनें और खाएं, और औरतें यहाँ पर आज़ादी चाहती हैं, फ्रीडम ऑफ चॉइस चाहती हैं। चाहे वो इंडिया हो या ईरान, दोनों जगह के लोगों को देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ वो फ्रीडम ऑफ चॉइस चाहती हैं। अगर वो हिजाब करना चाहती है तो भाई उनकी मर्जी होनी चाहिए, अगर वो हिजाब नहीं करना चाहती है तब भी ये उनकी ही मर्जी होनी चाहिए। लेकिन देखा जाए तो इन सभी कानूनों को लेकर सिर्फ औरतों को ही जुल्म सहना पड़ता है। बात की जाए अगर राजस्थान की, तो वहाँ औरतों को घूंघट करने को कहा जाता है जिससे कि उनका चेहरा पूरी तरह से ढका हो, और अगर वहीं मुस्लिम लड़की हिजाब करे तो फिर मुश्किलें होती है लोगों को। और कुछ और ऐसे प्रोफेशन में अगर देखा जाए, जैसे किसी कंपनी की HR पॉलिसी होती है कि वहाँ की लड़कियाँ टाइट कपड़े पहन के आएँ जिससे कि वो थोड़ा हॉट दिखें। जैसे बात करें अगर तो न्यूज़ चैनल में एंकर्स हो गए, रिसेप्शनिस्ट हो गई, एयर हॉस्टेस हो गए हैं अपने मेन मुद्दे हिजाब पर। सर पर पल्लू, नकाब, घूंघट, दुपट्टा को लड़कियां पहनती हैं। कभी कभी सोसाइटी को देखते हुए लड़कियां ये सारी चीज़ें करती हैं, तो कभी कभी लड़कियों से ये कहा जाता है कि अगर तुम नकाब, घूंघट, सर पर दुपट्टा वगैरह नहीं करोगी तो तुम अच्छी लड़की नहीं मानी जाओगी। तो ऐसे केसेस में सॉल्यूशन क्या है? क्या ऐसे कह देना चाहिए कि आज से हिजाब बंद, या फिर आज से तुम्हें हिजाब ही करना है? मेरे समझ से ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। कुछ लड़कियां खुद की मर्जी से हिजाब करती हैं और कुछ अपनी मर्जी से हिजाब नहीं करना चाहती। इसका मतलब लड़कियों को खुद अपने हुकूक चाहिए रहते हैं, मतलब उनको खुद की चॉइस होनी चाहिए। यहाँ मेरे ओपिनियन है कि लड़कियों को फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो हिजाब करे या ना करे, ये उनकी चॉइस होनी चाहिए। आपकी क्या राय है इसके मुताबिक
कमेंट जरूर करें। मासा अमीनी के मौत के बाद आगे ये प्रोटेस्ट कब तक रहेगा और इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, इसका हमें वेट करना होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।